अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मुहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकज़ के वन नेशन वन इलेक्शन फैसले से मुल्क में नई सियासी हलचल। मामले पर गौर करने साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद की सदारत में कमेटी की तश्कील। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में बिल पेश किए जाने का इम्कान। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में चीन के साथ जारी सरहदी तनाज़े पर कराई जाए बहस। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। कहा, वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाना गैर आईनी होगा। बीजेपी को इत्तलात मिली है कि शिकस्त नागुज़ीर है। रियासती वजीर तलसानी का मरकज के वन नेशन वन इलेक्शन फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, BRS किसी भी इलेक्शन के लिए है तैयार। तेलंगाना असेंबली इलाके में आज दोपहर को देखी गई कशीदगी। कांस्टेबल उम्मीदवारों ने DGP ऑफिस के घेराव की कोशिश। जियो नंबर 46 को मंसूख करने का मुतालबा। पुराने शहर हैदराबाद में पाकिस्तानी नौजवान गिरफ्तार। साउथ जोन DCP साई चैतन्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीवी का कत्ल करके खुद सुपुर्द होने जा रहे शौहर की सड़क हादसे में मौत। आदिलाबाद शहर के बंगारीगुड़ा में पेश आया वाकया। और अब खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत की जानिब से वन नेशन वन इलेक्शन कराने के फैसले से मुल्क में नई सियासी हलचल देखी जा रही है। मरकजी हुकूमत इस काम के लिए साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद की सदारत में एक कमेटी की तश्कील अमल में लाई है। ये कमेटी इस मामले पर गौर करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद ही ये तय होगा कि आने वाले वक्त में हुकूमत लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ तमाम रियासतों में असम्बली इंतखाबात भी कराएगी या नहीं। काबिल ज़िक्र है कि मरकज़ी हुकूमत ने 18 से 22 सितंबर तक पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब किया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इसी इजलास में वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से बिल भी पेश कर सकती है। बता दें कि एक मुल्क एक इलेक्शन का मतलब है कि मुल्क में होने वाले तमाम इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। वाज़ेह हो कि मुल्क की आज़ादी के कुछ अरसे बाद तक लोकसभा और असम्बली के इंतखाबात एक साथ होते थे, लेकिन 1970 के बाद इस रिवाज को ख़त्म कर दिया गया और असम्बली और लोकसभा के इंतखाबात अलग अलग कराए गए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत की तरफ से बुलाए गए पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में चीन के साथ जारी सरहदी तनाज़े और दीगर मसाइल पर बहस का मुतालबा किया। इसी के साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आ रही खबरों के बारे में उन्होंने दावा किया कि ये नामुमकिन है और ऐसा कोई भी बिल लाना गैर आइनी होगा। ये जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने का जो अनाउंसमेंट मोदी सरकार ने किया है, हम इस बात का उनसे डिमांड करते हैं कि ये अमृतकाल का स्पेशल सेशन सरकार कह रही है, तो इसमें हमने भी सरकार से डिमांड किया था कि चीन जो डेप्सांग और डेमचौक में भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है, इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट होनी चाहिए स्पेशल सेशन में, क्योंकि ये देश की ज़मीन पर चीन कब्जा करके बैठा है और गोगरा, हॉट स्प्रिंग, पोंगसोंगसू लेक में हम ऐसे 25 पेट्रोलिंग पॉइंट्स को खो चुके हैं। तो हमारा पहला डिमांड मोदी सरकार से होगा कि चीन जो हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट हो। दूसरा, हम मोदी सरकार से इस बात का डिमांड करते हैं कि रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, तो इस स्पेशल सेशन में मोदी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो 50% रिजर्वेशन लिमिट को क्रॉस करे और एक बिल लाए पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में, ताकि आप जो ओबीसी से मोहब्बत का वादा करते हैं, दावे करते हैं, उसको पूरा कर सकें और खुद प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। तीसरी बात यह है कि हम गवर्नमेंट से इस बात का डिमांड करते हैं कि इसरो के साइंटिस्ट को और नीरज चोपड़ा को, चाहे पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो या नई बिल्डिंग हो, वहां पर बुलाकर इनको सम्मान किया जाए, इनको ऑनर किया जाए, क्योंकि पूरा देश
इनके इस अचीवमेंट से, चाहे वो जैवलिन थ्रो में हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड में गोल्ड मेडल मिला है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, और साइंटिस्ट ने जो कारनामा अंजाम दिया है कि चांद के साउथ पोल पर हम लोग जा चुके हैं, तो उनको पूरी पार्लियामेंट बुलाकर सम्मान किया जाए। चौथा, हम ये कहना चाहेंगे कि विंटर पार्लियामेंट सेशन के भी डेट्स का ऐलान मोदी सरकार कर दे, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ हम वोट ऑन अकाउंट में चले जाएं, क्योंकि सप्लीमेंट डिमांड्स तो अब ले चुके हैं। और आखिरी बात, जो मीडिया में ये स्पेकुलेशन किया जा रहा है सोर्सेस के बुनियाद पर कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अगर बिल लाया जाएगा, मुझे नहीं मालूम क्या एजेंडा होगा, लाया जाएगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है और कई स्टेट्स इसका अपोज करेंगे। कर्नाटक में तो पिछले दिनों चुनाव हुआ है, कई स्टेट्स में अभी उनके टेन्योर बाकी है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अब देखना है कि स्पीकर साहब की मीटिंग में क्या एजेंडा होगा, मगर हम मोदी सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि चीन पर कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट हो। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, 50% रिजर्वेशन लिमिट को क्रॉस किया जाए, विंटर सेशन के डेट्स को अनाउंस कर दिया जाए, और इसरो के साइंटिस्ट को और नीरज चोपड़ा को बुलाकर पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग हो या नई बिल्डिंग हो, उसमें उनको सम्मान किया जाए, उनको ऑनर किया जाए। 1 नेशन 1 इलेक्शन का अगर कानून लाती है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, राज्यसभा में पास नहीं होगा, असेंबलीज में पास नहीं होगा। तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि जब भी इंतखाबात होंगे बीआरएस पार्टी तैयार है। वजीर ने 1 नेशन 1 इलेक्शन मुहिम के मुतालिक पूछे गए सवाल पर यह रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने आज जुमे को हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत किसी भी इंतखाब के लिए तैयार है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि अगर इंतखाबी शेड्यूल कल दिया जाए तो भी वो तैयार है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मोदी की लहर ख़त्म हो गई है और बीजेपी को इत्तलात मिली है कि शिकस्त नागुज़ीर है, इसीलिए बीजेपी सोच रही है कि असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात एक ही वक्त में कराए जाएं, जिससे उसको फ़ायदा होगा। तलसानी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब तमाम रियासतों की हुकूमतों को तहलील करना होगा। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि इस माह पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास जो मुनक्किद होने जा रहा है, उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल भी पेश किया जाएगा। మళ్ళా వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళు వచ్చి దాన్ని ఇప్పుడు మీరు పార్లమెంట్ పెట్టిన దానికి 18th నుంచి దాంట్లో ఏం చేస్తారంటే 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్ అని బిల్లు పెడతారు. అట్లా ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుందని ఒక అనుమానం ఉన్నది. సరే, అనుమానం ఎంతవరకు అనేది చూస్తాం, బట్ మనకున్న సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇదే పక్కా అనేది మనం అనుకుంటాం. కానీ డెమోక్రసీలో అట్లా ఉండొద్దు, ఫేస్ చేయాలి ఏదైనా కానీ. ఇప్పుడు 5 రాష్ట్రాలు ఓడిపోతామని మేము ఇంకో పద్ధతిలో పోతాం అనుకుంటే కూడా కరెక్ట్గా అది ఎప్పటి నుంచి అన్నారండి? మేము దేనికైనా, ఇక్కడ ఉంది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం, దేనికైనా సిద్ధంగా ఉండే ప్రభుత్వం ఇది. మాకేందంటే ఈ దేశంలో ఏ పార్టీల తాటాకు చప్పుడులకు భయపడేటువంటి పార్టీ కాదు మా ప్రభుత్వం కాదు. మేము చూసారు కదా 115 స్థానాలు ఎట్ ఏ టైం రిలీజ్ చేసిన ఈ దేశంలో అంత ధైర్యం ఉన్న నాయకుడు ఎక్కడన్నా ఉన్నాడా చూసారు. కాబట్టి మాకు ఆ ఎలక్షన్లు దాంతో మాకు సంబంధం లేదు, మేము ఎనీ టైం రెడీ. వాళ్ళు రేపు షెడ్యూల్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ 10-15 డేస్లో ఎలక్షన్ అంటే కూడా మేము దేశ రాజకీయాలు దృష్టిలో పెట్టుకోండి. దేశ రాజకీయాలల్లో వాళ్ళ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉన్న ఫేత్ పోయింది, దేశంలో ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేస్తలేరు అనేది రివర్స్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. కాబట్టి ఈ 5 రాష్ట్రాలలో జరిగే ఎన్నికలలో కూడా మేము ఓడిపోతామనే రిపోర్ట్స్ స్పష్టంగా వాళ్ళకే కాదు మీకు కూడా ఉంటాయి. బట్ ఇదేంటంటే దీన్ని ఏదో విధంగా పార్లమెంట్కు దీనికి లింక్ పెట్టేద్దాం. అయితే అట్లా ఏమవుతుందంటే పార్లమెంట్ డిజాల్వ్ చేసి ఎలక్షన్ ముందుకు తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది. అప్పుడు డబల్ ఖర్చు ఎందుకు, అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ కలిసి పెట్టేస్తామనేటువంటిది ఆ ప్లాన్ చేస్తాం. तेलंगाना असेंबली इलाके में उस वक्त कशीदगी देखी गई जब जियो नंबर 46 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए कांस्टेबल उम्मीदवारों ने डीजीपी ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की। उनका कहना था कि जियो 46 की वजह से देही इलाकों में कांस्टेबल उम्मीदवारों को नाइंसाफ़ी होगी।
उन्होंने रियासती हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया। जब कांस्टेबल उम्मीदवार डीजीपी ऑफिस का मुहासरा करने के लिए रैली की शक्ल में आगे बढ़ रहे थे तो वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें असेंबली के सामने ही रोक दिया, जिससे हालात कशीदा हो गए। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। గ్రామీణ విద్యార్థులు న్యాయం చేయాల్సిందని కోరుతున్నాం సార్. జీవో అంటే గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ కాదు, జీవో అంటే గ్రామీణ యువకుల ఈ ఓటమి, జీ అంటే గ్రామీణ యువకులు, ఓ అంటే ఓటమి. ఆంధ్ర వాళ్ళు తెలంగాణ వాళ్ళు మా గ్రామీణ ప్రాంతాల పరిస్థితి ఏంటి? 2011 ఆంధ్ర వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని డిబేట్ చేస్తారు. 3% 2% లెక్కిస్తే మా జాబులు ఎవరు చేయాలి? 130 మార్లు వచ్చిన మాకు జాబ్ రాని పరిస్థితి ఏర్పడింది. మా అమ్మ ముందుల కలెక్టర్ పరిస్థితి అయిపోయింది. మీ సావులు ఎత్తుకెళ్ళి మాకు మీరు ఏం చేయాలి? 130 మార్లు వచ్చి మాకు జాబ్ రాదు. మా మామూలు డిస్ట్రిక్ట్ ప్రాంతం మాది. మా అమ్మ నాన్న ముందు మా పనులు పోతుంది. ఇన్ని రోజులు ఏం చేసినట్టు ఏం సమానం చెప్పడం అయిపోయింది. జీవో అని చెప్తే మా తల్లిదండ్రులకు అర్థం కాదు. ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మాకు న్యాయం చేయాలి. జీవో నెంబర్ 42 తీసుకుని పాత పద్ధతిలో క్రియేట్ చేయాలి. తీసుకొని మాకు న్యాయం చేయాలి. గవర్నమెంట్కి దండమే చేసుకుంటాం. మాకు న్యాయం చేయాలి. शहर हैदराबाद के याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने कुरमागुड़ा डिवीजन के वाहिद कॉलोनी अलजाबरी कॉलोनी का पैदल दौरा करते हुए जारी सीसी रोड के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने सड़क की तामीर पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, रुकन असेंबली पाशा खादरी का शुक्रिया अदा किया। हल्के बहादुरपुरा से मजलिसी रुकन असेंबली मोहम्मद मौजम खान ने जीएचएमसी, वाटर बोर्ड और महकमे बरखी के अहदेदारों के साथ वट्टेपल्ली, पर्दा गेट, फातिमा नगर, फारूक नगर और अतराफ का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने फलकनुमा डिवीजन डिग्निटी हाउसिंग के डबल बेडरूम का भी मुआयना किया। इस दौरे के मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक, सरगर्म कारकुनान और मुतालिका अहदेदारान मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फलकनुमा डिवीज़न के अंदर दौरा किया गया। इस दौरे में इस एरिए के कॉरपोरेटर जनाब मोतीलाल नायक साहब संगात थे और मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर सुदूर मोतमदीन और वर्कर्स मौजूद थे और सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स थे। आज का दौरा वट्टेपल्ली पर्दा गेट किया गया, फातिमा नगर किया गया, फातिमा नगर मास्टरमाइंड स्कूल करने किया गया, उसके बाद जामा मस्जिद फातिमा नगर किया गया और उसके बाद फारूक नगर करते हुए यहाँ डबल बेडरूम से मुतमईन है, खुश है। जहाँ मेजर प्रॉब्लम था पानी की लाइन का था, सीवर लाइन का था, पहाड़ी इलाका है, रोडों का था, पहाड़ा फोड़ने का था, इलेक्ट्रिकल केबल का था और 3 फेस लाइन का था। तकरीबन हर काम मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला हमारा मकसद यही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आवाम को सहूलत होना चाहिए, आवाम के लिए काम करना चाहिए और उसी बुनियाद के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के दरमियान में रहकर काम कर रही है। मैं फिर एक मर्तबा आपसे गुजारिश करता हूँ, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ताउन करिए। ये जमात हमेशा आपके दरमियान में रहते हुए आपका काम कर रही है। शुक्रिया। शहर हैदराबाद के मेहदीपट्टनम रेती बाउली से टोली चौकी की मसरूफ तरीन सड़क पर सीवरेज का पानी बहने से सड़क हादसात का खदशा है। मुकामी लोगों का कहना है कि नाना नगर चौराहे पर वाक़े मेन होल से लगातार हर दिन सीवरेज का पानी बहने से अतराफ व कनाफ के लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने और रेती बाउली तक ट्रैफिक जैम के अलावा सड़क हादसात का खदशा है। मुकामी बिजनेसमैन मोहम्मद अबरार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने कई बार मुतालिका महकमा और अहदेदारों से शिकायत की, लेकिन कोई मुस्बित कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने म्युनिसिपल मिनिस्टर KTR, GHMC मेयर और दीगर मुतालिका अहदेदारों को इस जानिब तवज्जो देते हुए मसले के मुस्तकिल हल की अपील की है। ये नाना नगर क्रॉस रोड के बारे में बताना चाह रहा था मैं मीडिया के थ्रू। काफ़ी टाइम जो है मैं कंप्लेन कर चुका हूँ, काफ़ी टाइम ट्वीट कर चुका हूँ काफ़ी अथॉरिटीज़ को, जिसमें जो है GHMC के अथॉरिटीज़ है, जिसमें KTR है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर है, GHMC ऑनलाइन है, HMWS है।
ये सारों को मैं ट्वीट किया हूँ पिछले 10 दिन से। ये मेरा कंटिन्यूस जो है प्रोसेस चल रहा है बेसिकली। बट डिस्कस कर रहा हूँ कि जीएसएमसी अथॉरिटीज से, हमारे केटीआर साहब से, जिसके पास म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी है, आई बिलीव कि वो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इसको परमानेंटली फिक्स करिए। हर 2 दिन 4 दिन में यही प्रॉब्लम होता है। ट्रस्ट मी, महीने के 20 दिन कम से कम ये हमारा जो ड्रेनेज का जो मैनहोल है वो ओवरफ्लो होते ही रहता। बिल्कुल एक 10 दिन तक जो है हमको राहत मिलती, बाकी 20-25 दिन यही होता हमारे साथ में। सो प्लीज मैं अगेन एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग द अथॉरिटीज, प्लीज इसको एक बार रिजॉल्व करिए। प्लीज लेट अस ब्रीथ। हमको जो है एक अच्छी हवा में अच्छी सांस लेने के लिए हमको जो है मदद करिए प्लीज, फॉर गॉड सेक। थैंक यू सो मच। हल्का असेंबली जुबली हिल्स के वेंगल राव नगर डिवीजन एजी कॉलोनी में आवारा कुत्तों की बहुतायत से मुकामी लोगों, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्ग अफराद और मोटरसाइकिल सवारों को खतरा लाहक है। एजी कॉलोनी की मेन रोड पर आवारा कुत्तों का झुंड अगर दिन के औकात में इस तरह घूम फिर रहा है तो रात में यहाँ क्या हाल होता होगा, ये समझा जा सकता है। मुकामी लोगों ने जीएचएमसी और मुताल्लिका अहदेदारों को इस जानिब तवज्जो देते हुए आवारा कुत्तों के आतंक से उन्हें महफूज करने की अपील की है। हैदराबाद की बहादुरपुरा पुलिस ने एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जुमेरात के रोज़ एनएम गुड़ा इलाके से एक पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार कर लिया, जो नेपाल के ज़रिए गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद गुज़िश्ता साल नवंबर से अपनी बीवी के साथ यहाँ रह रहा था। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या ने आज जुमे को एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई और इस केस की कामयाब कार्रवाई के लिए पुलिस अमले की सताइश की। आदाब। कल बहादुरपुरा पुलिस ने एक शख्सियत को पकड़ा था, वो पाकिस्तानी नेशनल फयाज बोल के बंदा था। हमारे इन्फॉर्मेशन पे उनको बस उनको रेड किया था, तो उनसे पूछताछ किया तो वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स, बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे इंडिया पे रह रहा था। ना वो उनका पास वीज़ा था, ना उनका पासपोर्ट भी, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो भी एक्सपायर हो चुका था। मैंने पूछताछ किया तो पता चला है बंदा जो 2018 से जो पाकिस्तानी नेशनल स्वात रीजन गए थे, वो 18 से शारजा पे काम कर रहा था। 2019 पे नेहा फातिमा बोल के एक लेडी जो यहाँ का है, उनसे रिलेशनशिप पे था और शादी किया था और एक बच्चा भी हुआ। और जैसे लड़की अपने वापस आ गया, लड़की से मिलने के लिए और बच्चे को देखने के लिए ये भी इंडिया आने की कोशिश किया था। उसके लिए उनका सास ससुर का हेल्प लेके थ्रू काठमांडू, दुबई से काठमांडू से फ़्लाइट आया था। काठमांडू से बाई लैंड बॉर्डर इंडिया पे एंटर हुआ और वहाँ से ट्रेन लेके हैदराबाद आया था। इस उसके पास जो हम लोग बरामद किया था उसका पासपोर्ट जो एक्सपायर हो गया, उसका पासपोर्ट, पाकिस्तान नेशनल आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, फ़्लाइट टिकट्स और बोर्डिंग पास, जिससे वो दुबई से काठमांडू आया। उसके बाद जो होटल पे रुका था नेपाल में, उसका भी ओयो बुकिंग और रेलवे टिकट्स, जिससे वो या काठमांडू माने इंडिया में ट्रैवल किया हैदराबाद पहुंचने के लिए, सारे हम लोग रिकवर किया था। ये पूरा ऑपरेशन जो है एडिशनल डीसीपी साउथ जोन जहांगीर के सुपरविजन पे एसीपी फलकनामा सुधाकर और इंस्पेक्टर बहादुरपुरा अनिल कुमार और उनका स्टाफ किया था। उनको सबको बधाईबाद दे रहे हैं और साथ साथ सभी मित्रों को, मीडिया मित्रों के द्वारा सभी लोगों को ये हम लोग अपील कर रहे हैं, कोई भी इलीगल तरीके से इंडिया पे रह रहे हैं तो आप प्लीज़ इंटीमेशन कर दीजिए, कि पास ऑन कर दीजिए, तो उनके ऊपर तुरंत एक्शन हो। थैंक यू। शादी यहाँ पर हुई है? हाँ, दुबई में हुई थी शादी। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। मुधोल रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी ने शहर भैंसा के गणेश नगर में मुन्नूरू कापू कल्याणा मंडपम की तामीर के लिए भूमि पूजा की। इस मौके पर एएमसी के साबिक चेयरमैन पी कृष्णा, म्यूनसिपल काउंसलर राजेश्वर, एएमसी डायरेक्टर टी रामू, संगम के नायब सुदू श्रीनिवास गोपाल और दीगर मौजूद थे।
आदिलाबाद में वायरल फीवर की जैसे लहर चल पड़ी है। बिलखुसूस मासूम बच्चे मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में रिम्स अस्पताल में मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। ताहम गुज़िश्ता 2 दिनों से रिम्स अस्पताल के बच्चों के वार्ड में बुनियादी सहूलतें ना होने की इत्तलात पर म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने अपने हामियों के हमरा कल जुमेरात की रात रिम्स अस्पताल का दौरा किया और बुनियादी सहूलियात से मुतालिक तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने वक्ती तौर पर कूलर और AC वगैरह की दुरुस्तगी करवाई। म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन को यहाँ के लोगों ने अपने मसाइल से वाकिफ़ करवाया, जिस पर ज़हीर रमज़ानी ने रुकन असेंबली जोगू रमना को इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और रिम्स डायरेक्टर से बात करते हुए मुमकिन इक़दाम की हिदायत दी। वहीं आज जुमे के दिन भी ज़हीर रमज़ानी ने रिम्स डायरेक्टर जयसिंह राठौड़ के हमरा दोबारा बच्चों के वार्ड का मुआयना किया और मज़ीद 4 इजाफी कूलर्स लगवाए, गैर कारगर्द AC को भी दुरुस्त करवाया। इस तरह ज़हीर रमज़ानी ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए अस्पताल में दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए। इस मौके पर कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज, मोहसिन खान, अबरार खान और दीगर मौजूद थे। रिम्स हॉस्पिटल आकर जो कल रात में दौरा किया गया था, उसमें कुछ मसाइल सामने आए। आने के बाद से वो मसाइल को जोगी रमना साहब MLA के दायरे में डालते हुए साहब ने जो है सो डायरेक्टर साहब को कुछ ऑर्डर दिए। ऑर्डर देने के बाद यहाँ पर जो गर्मी के ताल्लुक से जो काम चांस जो भी थे, उसमें 6 कूलर्स और 4 AC और जो भी डॉक्टर्स, चार डॉक्टर्स को भी डायरेक्टर साहब ने अपॉइंट किया है। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि जो भी अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ रहे हैं, मेहरबानी कर जो है सो आप अकेले अंदर रहते हुए बाकी के जो भी आ रहे हैं उनको बाहर रखिए और थोड़ा एहतियात करिए, क्योंकि ये वायरल फीवर चल रहा है। आप लोग अपने बच्चों को एहतियात बरतिए, गर्म पानी और सैनिटाइज़र या तमाम चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। जो कल रात में हम दौरा किए थे, वो दौरे का ये आज हम तमाम 90% काम अभी हो गया है। 6 कूलर्स और 4 AC और एग्जस्ट फैन। डॉक्टर जोगी रमना साहब और डायरेक्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम आने के बाद, हमारे दौरे के बाद हमारी नुमाइंदगी पर MLA साहब ने और डायरेक्टर साहब ने तमाम जो लोगों के प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स को हल करे। अगर कुछ पेशेंट अगर बढ़ भी जाते हैं तो डायरेक्टर साहब ने और एक बाजू में जो सो एक हॉल को तैयार किया है, उसमें पूरे 60 बेड्स जो सो डाले हैं उसके अंदर। अगर पेशेंट अगर बढ़ते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर जो सो उनको बाजू में रखने का साहब ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है। मैं डायरेक्टर साहब और उनकी टीम का और हमारे पुलिस वाले भाई जो हमको साथ दिए उनका तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आदिलाबाद कांग्रेस लीडर वो KSR फाउंडेशन के चेयरमैन कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि उनकी फाउंडेशन ने हर साल आंजहानी चिलकूरी रामचंद्र रेड्डी की याद में बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड देने का फैसला किया है। उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि आंजहानी चिलकूरी रामचंद्र रेड्डी जैसे अजीम सियासतदान बहुत कम देखने में आते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसे अजीम लीडर के खिलाफ नामुनासिब और झूठी मुहिम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि आंजहानी चिलकूरी रामचंद्र रेड्डी की खिदमात के एतराफ़ में उनका मुजस्समा नस्ब किया जाए। नेज़ उनके नाम पर एक वसी व अरीज़ जगह पर तालीमी मरकज़ भी क़ायम किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से वो मुतालबा कर रहे हैं कि चनका कोराटा बैरेज का नाम चिलकूरी रामचंद्र रेड्डी के नाम पर रखा जाए। इस मौके पर जी संतोष, भारत वाघमारे, नगर शंकर, MA शकील, अल्लूरी, अशोक रेड्डी, राज मोहम्मद, मीरा, रविंदर रेड्डी, शेख मंसूर, मुक्यम, अमजद खान और दीगर मौजूद थे। పూజ్యులు ఆదిలాబాద్ ప్రజలకి మహానాయకుడు స్వర్గీయ శ్రీ చిలుకూరి రామచంద్రరెడ్డి గారు మా తాతయ్య గారి మరణం ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి తీరని లోటు. సిఆర్ఆర్ గారు ఒక శిఖరం, ఒక లెజెండ్ రాజకీయాలలో 50 సంవత్సరాలకు పైగా ఆదిలాబాద్ ప్రజలకి అనేక విధాలుగా సమితి ప్రెసిడెంట్గా, ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా అనేక సేవలు అందించినటువంటి
కార్యక్రమాల్ని అభినందించారు, వారి విలువైన సలహాలు సూచనలు అందజేశారు. మా కుటుంబం అంతా, నేను, నా భార్య, పిల్లలందరం కూడా ఆశీర్వాదం తీసుకున్న తర్వాతనే నేను రాజకీయాలకి అడుగుపెట్టడం జరిగింది. నేను కేవలం సేవా కార్యక్రమాలకే పరిమితం కాకుండా సిఆర్ఆర్ గారే రాజకీయ పరమైనటువంటి శక్తితోని మనం మరింత పేదలకు, మరింత మంది అభాగ్యులకు మనం దగ్గర కావచ్చు అన్నయ్య నాలో స్ఫూర్తి నింపినటువంటి వ్యక్తి స్వర్గీయ చిలుకూరి రామచంద్రారెడ్డి గారు. CITU आदिलाबाद जिला सेक्रेटरी अनमोला किरण ने वाज़ेह किया है कि जियो नंबर 60 के मुताबिक उजरत की अदायगी तक वो जिद्दोजहद जारी रखेंगे। CITU के ज़ेर एहतमाम सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले सफाई, स्वीपर, आयास और सिक्योरिटी गार्ड्स के मसाइल के हल और जियो 60 के मुताबिक 15,600 तनख्वाह देने का मुतालबा करते हुए रिम्स OP ब्लॉक के रूबरू धरना दिया गया। किरण ने इल्ज़ाम लगाया कि ठेकेदार बहुत परेशानी का बायस बन रहे हैं और हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा उजरत अदा नहीं की जा रही। ఆసుపత్రుల్లో HFMS విభాగంలో పనిచేస్తున్న శానిటేషన్, పేషెంట్ కేర్, సెక్యూరిటీ గార్డులకు ఏదైతే అగ్రిమెంట్లో మెన్షన్ చేసిన జియో నంబర్ 60 ఉన్నదో ఆ జియో ప్రకారం వేతనాలు 15,600 రూపాయలు చెల్లించాలనే డిమాండ్ తోటి ఈరోజు అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల ముందర ధర్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రభుత్వము జియో నంబర్ 60ని కార్మికులకు చెల్లిస్తూ అగ్రిమెంట్లలో మెన్షన్ చేసింది. ఆ ప్రకారమే కాంట్రాక్టర్కు బడ్జెట్ ఇస్తూ ఉన్నది. కానీ కాంట్రాక్టర్ జియో నంబర్ 60 ప్రకారం వేతనాలు కార్మికుల ఖాతాల్లో జమ చేయకుండా ఆ ఖాతాల్లో నుండి కోతలు విధిస్తూ కార్మికుల శ్రమను దోచుకునే పరిస్థితి ఈరోజు అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోనూ, రిమ్స్లోనూ ఉన్నది. కాబట్టి మేము రిమ్స్ కాంట్రాక్టర్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా రిమ్స్ డైరెక్టర్ గారిని, జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కోరుతా ఉన్నాము. ఆ జియో నంబర్ 60 ప్రకారము కార్మికుల ఖాతాల్లో కాంట్రాక్టరు వేతనం చెల్లించే విధంగా యాక్షన్ తీసుకోవాలని, అదేవిధంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులందరినీ పర్మనెంట్ చేయాలని, పర్మనెంట్ చేస్తూ उत्तर्वुलु वेंटने जारी చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం। आदिलाबाद शहर के ST अकामती बॉयज़ स्कूल में डिस्ट्रिक्ट स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जुमे को लड़कों और लड़कियों के खो खो मुकाबले पुरजोश माहौल में मुनक़्क़िद हुए। अंडर 17 कैटेगरी में तकरीबन 250 लड़कों और लड़कियों ने ज़िले सतह के मुकाबलों में हिस्सा लिया। ट्राइबल स्पोर्ट्स ऑफिसर पार्थसारथी और SGF ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कांता राव ने स्कूल प्रिंसिपल ऑगस्टीन के साथ मुकाबलों का आगाज़ किया। 4 माह की दुल्हन को कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस के सुपुर्द करने पुलिस स्टेशन जाने वाला शौहर रास्ते में ही हादसे का शिकार होकर हलाक हो गया। ये वाक़या आदिलाबाद के शहर बंगारीगोड़ा में पेश आया। बताया जाता है कि अरुण की शादी 4 माह कबल निज़ामाबाद ज़िले के बालकुंदा से ताल्लुक़ रखने वाली दीपा के साथ हुई थी। अरुण को अपनी बीवी के किरदार पर शक था, जिसके बायस अक्सर उन दोनों के दरमियान झगड़े हुआ करते थे। जुमेरात की रात भी झगड़ा हुआ और आज सुबह उसने दीपा को चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। बाद खुद को पुलिस के हवाले करने बाइक पर स्टेशन जा रहा था कि ममता जिनिंग मिल के पास उसकी बाइक खड़ी हुई लॉरी से टकरा गई, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गया और मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। आदिलाबाद 2 टाउन CI अशोक ने मीडिया से बात करते हुए केस की तफसीलात बताई। 6 గంటల సమయంలో బంగారుగూడలో మోతే దీప అనే ఆమె తన ఇంటిలోని మంచంపై రక్తపు గాయాలతో మరణించి ఉందన్న సమాచారం రాగా మేము ఇక్కడికి వచ్చి చూడగా మోతే దీపను తన భర్త అరుణ్ కుమార్ తన క్యారెక్టర్ని అనుమానిస్తూ ఉండేవాడని, అదేవిధంగా అదే విషయంలో రాత్రి గొడవ పడినట్లు, రాత్రి సమయంలో ఆ గొడవను దృష్టిలో పెట్టుకొని మోతే దీపను అదే బెడ్ పైన తలను బెడ్ కొట్టడం వల్ల చనిపోయినట్లుగా ఉన్నది। దీనిపైన వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వాళ్ళకి, బాల్కొండ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది। చవాన్ లక్ష్మి వాళ్ళ మదర్ రావడం జరిగింది। వాళ్ళ మదర్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆమె తన కూతురు దీపను అల్లుడు అరుణ్ కుమార్ మరియు వాళ్ళ అత్తమామల పైన కూడా అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ చంపినట్లుగా ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగింది। దీనిపైన కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నాం। నిందితుడు అరుణ్ ఈమెను చంపిన తర్వాత రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళొచ్చు మార్గం మధ్యలో
తను మోటార్ సైకిల్ను రోడ్డు పక్కన ఆపి ఉన్న లారీకి బలంగా బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఢీకొని అతను అక్కడికక్కడికే చనిపోయినట్లు తెలిసింది. फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद वट्टेपल्ली में बास नशेड़ी अफराद ने आमिर नामी शख्स पर चाकू से हमला करके जख्मी कर दिया। मुकामी लोगों ने जख्मी आमिर को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया। इत्तला के साथ ही मजलिसी कॉरपोरेटर हन्नान ने वहां पहुंचकर पुलिस से बात करते हुए वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और नशे के आदी अफराद पर कार्रवाई का मुतालबा किया। मेरे बच्चे का नाम आमिर है मोहम्मद, उसको जॉब पे से बुला के पानी की टंकी उत्तापल्ली के ने चाकू से मारे। अभी कितने बजे के टाइम पे हुआ ये ये वाक़या? 8, साढ़े 8, 9 बजे के टाइम हुआ है। तो जो फोन करके बुलाए ये वाले इसमें बिलाल है, आमिर बोल के है और 4-5 जने और कौन की है इसमें। इसमें एक रवि शीटर है बोल के क्या नाम है उनका? इसका रॉडी शीटर कौन भी नहीं है, क्या है पता नहीं मेरे को। आपके बेटे के कुछ केसेस है क्या? नहीं, मेरे बच्चे का केस चल रहा है, रॉडी शीटर नहीं है। मेरा फलकमा PS से है। क्या केस है वो? यही रॉडी शीट का है उनका। केस क्या था वो? मर्डर केस में थे नो, इन्वॉल्व नहीं है, इन्वॉल्व करे उनको, इन्वॉल्व नहीं है उनको, इन्वॉल्व करे उनको। केस कब का है ये आपके बेटे का? 3 साल पहले का है। तो वही लोग है क्या, केस वाले है क्या कोई? नहीं, केस वालों का तो पता नहीं, अब कौन है क्या करे मालूम नहीं हुआ। बच्चा मेरा जख्मी पड़ा हुआ है। मारने वालों के जो आप नाम बोले, क्या वो पहले के इनके साथ केसेस में मुलविस है? नहीं है, नहीं है। ये क्या दुश्मनी है कि ये लोग निकाले मेरे बच्चे से। सर्कल साहब ऐसे हिसाब से गुजारिश है मेरी, सख्त से सख्त कार्रवाई करें इनके। ये जो आपके बेटे है अभी नशे में है थे उन्होंने लाके मारे बोल के बोले ना? हाँ, नशे में इनको लाके धोखे से मारे हैं। तो अभी कहाँ पर पड़े आपके बेटे को मार? ये फसली में है, 2 जगह पड़े हैं, अभी दवाखाने में है, ट्रीटमेंट चल रहा, उस्मानिया में है ट्रीटमेंट, अभी ट्रीटमेंट चल रहा, अभी कुछ नहीं बोले अभी। क्या नाम है आपके बच्चे का? मोहम्मद आमिर है मारने वालों का क्या नाम है? जी। मारे सो वालों का नाम है बिलाल है, आमिर है उनका भी नाम। किस चीज से करे हमने आपको इत्तला? चाकू से मारे। कितने लोग मिलके मारे? 2 जने थे, फिर उनके साथ में और 3-4 जने हैं। अरेस्ट हो गए वो लोग? नहीं, अभी पता नहीं, अभी कंप्लेंट कराऊँ मैं, देखेंगे। सर्कल साहब ऐसे हिसाब से गुजारिश है, PS में दिया कंप्लेंट? फलकमा PS में दिया हूँ मैं, इससे गुजारिश है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कुछ वार्निंग भी आई बोल के कुछ? हाँ, वार्निंग आई थी, किस चीज़ की warning मेरे साले साहब को आई थी क्या बोल वार्निंग। के आई? यहाँ है मेरे साले साहब। मेरे को बोले ना है नहीं, ये उस्मानिया में चलेगा ना, उस्मानिया में आके जिसको जान से मार तो खत्म कर दो। कौन बोले? बिलाल। आईएस सदन पुलिस स्टेशन हुदूद में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इस दौरान पुलिस ने घर घर जाकर वहां रहने वाले अफराद के बारे में दरियाफ्त किया और लोगों को साइबर क्राइम के बारे में आगाह करते हुए किसी भी मशकूक शख्स के पाए जाने और मुजरिमाना कार्रवाई के इल्म होने पर फौरी पुलिस को इत्तला देने को कहा। इसके अलावा पुलिस ने गाड़ियों के दस्तावेजात की जांच की और जिन गाड़ियों के दस्तावेजात पेश करने से मालकिन खासिर थे, ऐसी गाड़ियों को अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस ने आवाम को अपनी गाड़ियों के दस्तावेजात दुरुस्त भाई के बाद में हम पैसा लगा के लाए तो ना, तुम कैसा ले जाते बोलो, हमारी कोई भी ले जाते क्या? चोरी करके लाया, डाका मारा तो वो चोरी की गाड़ी है बोल के, मेरी गाड़ी है, मैं बता दूं। जनता में एक विश्वास देने के लिए और ये ट्रबल मांगर्स का थोड़ा डिटरेंस, थोड़ा वार्निंग देने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, जो भी सस्पेक्टेड स्टोलन व्हीकल है उसको पकड़ने के लिए, सस्पेक्ट्स को पकड़ने के लिए, रोड शीटर्स को थोड़ा काउंसलिंग देने के लिए आज कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया गया है। इस कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन में पूरा हैदराबाद सिटी पुलिस का कुछ विंग्स से और हमारा साउथ ईस्ट जोन का पूरा पुलिस ऑफिसर, लगभग 200 पुलिस ऑफिसर और मैन पार्टिसिपेट हुआ है। सो इस कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। इसमें 31 टू व्हीलर व्हीकल्स जिसके ऊपर हमारा शेक है, ये स्टोलन व्हीकल है या ये प्रॉपर व्हीकल है देखने के लिए कोशिश करेंगे, और 2 4 व्हीलर है। उसके अलावा एक अब्दुल समद एक सस्पेक्ट भी मिला है।
और 4 राउडी शीटर्स को भी काउंसलिंग करने के लिए अभी लेके जा रहे हैं, उसको काउंसलिंग करके फिर छोड़ेंगे। और 2 सस्पेक्ट्स जिसका ऊपर कुछ क्रिमिनल ऑफेंसेस का चार्जेस है वो भी वेरीफाई करके उसको भी छोड़ेंगे। ये जो कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन अभी इंदिरा सेवा सदन पुलिस स्टेशन का ज्यूरिसडिक्शन में एसीपी संतोष नगर और एडिशनल डीसीपी मनोहर सब लोग मिलके एक अच्छा तरीके से प्लान करके और सब लोगों के लिए, सब जनता के लिए एक अच्छा इंटरेक्शन होने के लिए, जो लोगों के पास कुछ खबर है, कुछ उसका इश्यूज है, रात में पेट्रोलिंग का कुछ इश्यू है या क्राइम का कुछ इश्यू है, क्राइम प्रोन एरिया है, ये पूरा हमको पता चलने के लिए एक कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन यूज़ होता है। सो इस अवसर पर मैं सब जनताओं को, इस एरिया में रहने वालों को और एक बार हमारे तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी इश्यूज है हमारे पास लेके आइए। हम आपके लिए इधर एक नया पुलिस स्टेशन बनाया है, अभी साउथ ईस्ट जोन भी बनाया है, एक डीसीपी, एक एडिशनल डीसीपी, 2 एसीपीज, 2 पुलिस स्टेशंस, इतना बड़ा सेटअप किया गया है क्योंकि आपको शांत से रहने के लिए हमारा पूरा सपोर्ट होगा। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गिव इंफॉर्मेशन एंड आई वार्न, अभी हमारा जोन में थोड़ा इधर उधर का राउडी शीटर्स का और रात में इधर उधर जगते इधर उधर फिरने वाला सबको अभी वार्निंग दे रहा है। मैं रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स आल्सो, जो भी बच्चे लोग हैं रात में 11 o'clock 12 o'clock तक बिना कुछ काम से बाहर मत अलो करना। हम स्पेशल ड्राइव कंडक्ट करने वाला है और स्पेशल ड्राइव में ऑपरेशन कार्डन, क्लीनिंग ऑफ डार्क एरियाज एट नाइट, हमारा सीपी साहब ने अभी नया ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन कार्डन। इससे पहले इसको ऑपरेशन चबूतरा बोलता था, अभी ऑपरेशन कार्डन, क्लीनिंग ऑफ डार्क एरियाज एट नाइट, इसका फुल फॉर्म। सो अभी स्पेशल ड्राइव चल रहा है। इस स्पेशल ड्राइव में जो भी मिलता है रात में उसको लेके आके बिना कुछ अच्छा काम से बाहर घूमने वाले को काउंसलिंग करके उसको भेजेंगे। और जो भी ये और एक वार्निंग है, जो भी छोटा मोटा चाकू लेके इधर उधर फिर रहा है, इन लोगों को भी हमारा वार्निंग है, जो भी ऐसा मिलेगा तो उसको ऊपर ज़रूर कानून के हिसाब से और आईपीसी का हिसाब से केस लगा देंगे और उसका ऊपर राउडी शीट या सस्पेक्ट शीट भी खोलने के लिए हम कोशिश करेंगे। फिर एक बार मैं सब जनता के लिए, सब जनता को और पेरेंट्स को और बच्चों के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहा है, अपील कर रहा है, बाहर घूमना बंद करना रात में, बिना कुछ अवसर है, कुछ काम है तो बाहर घूमने के लिए है, नहीं तो इधर उधर गैंग्स लेके घूमना, ये कुछ ड्रग्स कंज्यूम करना, नहीं तो ऐसे ही पान शॉप का इधर उधर घूमना, ये पूरा बंद करके पढ़ाई है तो पढ़ाई करो, नहीं तो कुछ काम है तो काम करके आपका घर में रहने से अच्छा लगता है। अभी आने वाला समय पर हमको फेस्टिवल्स भी आ रहा है और इलेक्शंस भी है, और अभी बोला मैंने ऑपरेशन कार्डन डेली स्पेशल ड्राइव चल रहा है। सो एक बार पुलिस का राडार में आके केसेस बुक हो गया तो आपका करियर भी थोड़ा मुश्किल होता है, पासपोर्ट आना मुश्किल होता है, गवर्नमेंट जॉब आना मुश्किल होता है, कुछ पुलिस वेरिफिकेशन होना भी मुश्किल होता है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टे इंडोर्स इन द नाइट टाइम्स एंड डोंट कैरी एनी काइंड ऑफ वेपन। आपको कुछ तकलीफ है, कुछ इश्यू है, डायल 100 करो, हम विदिन 5 minutes 10 minutes वी विल बी देयर एंड हम आपको पूरा सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है। थैंक यू। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मरकज के वन नेशन वन इलेक्शन फैसले से मुल्क में नई सियासी हलचल, मामले पर गौर करने साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सदारत में कमेटी की तश्कील, पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में बिल पेश किए जाने का इम्कान। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में चीन के साथ जारी सरहदी तनाज़े पर कराई जाए बहस, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का मुतालबा, कहा वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाना गैर आईनी होगा। बीजेपी को इत्तलात मिली है कि शिकस्त नागुज़ीर है, रियासती वजीर तलसानी का मरकज के वन नेशन वन इलेक्शन फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा बीआरएस किसी भी इलेक्शन के लिए है तैयार।
तेलंगाना असेंबली इलाके में आज दोपहर को देखी गई कशीदगी। कांस्टेबल उम्मीदवारों ने डीजीपी ऑफिस के घेराव की कोशिश। जियो नंबर 46 को मंसूख करने का मुतालबा। पुराने शहर हैदराबाद में पाकिस्तानी नौजवान गिरफ्तार। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीवी का कत्ल करके खुद सुपुर्द होने जा रहे शौहर की सड़क हादसे में मौत। आदिलाबाद शहर के बंगारीगुड़ा में पेश आया वाकया। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।